हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट ना करूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आज काइनेमैटिक्स 1D का सेकंड लेक्चर है। कैलकुलस का आपने हो सकता है अभी तक बैकलॉग कवर कर लिया होगा, जो भी आपका होगा बेसिक मैथमेटिक्स से वो कवर हो गया होगा, वेक्टर्स, और आपने ये सब भी देख लिया होगा। अब आगे जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो यहाँ पे हम लोग जनरली डेरिवेटिव फंक्शंस, इंटीग्रल फंक्शंस, जो कि कैलकुलस के अंदर आता है, जो कि बेसिक कैलकुलस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहीं से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलो, तो आप हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप कर ही दोगे, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है। ये बेसिकली लेक्चर बनता ही है जेई और नीट वालों के लिए, ठीक है। और आजकल जो एक मैसेज आ रही है कि जेई एंड नीट के साथ सीयूईटी कंपाइल होने वाला है, एक ही एग्जाम होगा, तो उसका भी हम लोग कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आप चिंता मत करो। जो आपके जेई एडवांस है वो तो आपके सेपरेटली ही आईआईटी एंट्रेंस के लिए रहेगा, और आई मोस्ट प्रोबेबली नीट को भी एक अच्छा दर्जा दे के ही रखा जाएगा, क्योंकि वो भी एक रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करती है, तो उनके लिए भी ऐसा है। तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, तो ज़्यादा अफवाहें ना फैलाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट, तो आई होप बहुत लोगों ने डेरिवेटिव फंक्शंस पढ़ लिया होगा एंड इंटीग्रल फंक्शंस पढ़े हैं, तभी आज का लेक्चर देखने आए हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चलो कैलकुलस। लेकिन भाई साहब, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा अगर आप सिर्फ बिना पढ़े आए हो कैलकुलस। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन आपको जो मेन वीडियो देख के वो यहाँ आना चाहिए। कैलकुलस क्या होता है भाई साहब, इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टडी है। स्टडी किसकी, किसी चीज को तोड़ने और जोड़ने की। तो इसके अंदर दो फंक्शंस आती हैं, एक होती है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, और एक होती है इंटीग्रल फंक्शन होती है। इंटीग्रल फंक्शन एक होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक होती है इंटीग्रल फंक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं भैया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेट्स, लिखा हुआ है ना, सॉरी, थोड़ी मेरी स्पेलिंग में मत जाइएगा। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप बस इतना जान लो। ठीक है, ये कैलकुलस, ये सारी, जैसे कि अगर मान लें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना। और इंटीग्रल फंक्शन का काम होता है टू ज्वाइन, सारी चीजों को, जो भी तोड़े हुए चीज है। तो डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे डी साइंस के साथ डिनोट करते हैं, और इंटीग्रल का फंक्शन इस टाइप के ऐसे साइन के साथ हम लोग, ये जो है साइन है इंटीग्रल का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लो क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन है, मान लो मैंने निकालना चाहा जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए। एवरेज स्पीड होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही तो लिखते हैं ना कि फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल को माइनस कर दो और फाइनल में से टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दो। तो ऐसे करने पे हमको मिल जाता है एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करवाऊं, तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे, आप लोग ये बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर दो। हम लोग का जो कार में स्पीडोमीटर रहता है, वहां पे हमको क्या दिखाई देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाई देती है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मान लो कि 5:20 और 24वें सेकेंड पे अगर हमको देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं, तो वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है। जहां पे हम लोग कहते हैं कि डेल्टा टी जो है अप्रोच कर रहा है एकदम जीरो को, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है किसको, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ही डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बड़ा सा फंक्शन है वो dx हो जाएगा,
और टाइम भी जो है dt टाइम हो जाएगा। देखो अगर हम जहाँ भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो वो क्या निकलता है हमारा, ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ये निकलता है हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ। तो आपको पता है कि अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, एक्सटी ग्राफ को मैं यहाँ प्लॉट करके दूं, तो मान लो कि एक्सटी ग्राफ कुछ इस टाइप से बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे जैसे ही मैं टेंजेंट खींचूंगा और यहाँ से मैं जैसे ही ये आपको निकाल के दूंगा ये एंगल थीटा, तो आप बता दोगे कि ये जो आपके पास कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्लोप। और स्लोप किसको डिटरमाइन करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। और वो क्या होता है, dx बटा dt, dx बटा dt होता है, ठीक है, वो होता है dx बटा dt। समझ में आया ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जहाँ पे हम लोग क्या करें, डेल्टा टी को जो है एकदम छोटे मतलब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 0.0000001 होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। डेल्टा टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, यानी कि बहुत छोटा होगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जो जीरो उसे अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमें अनडिफाइन आती है। तो क्या बोलोगे, या तो अगर tan थीटा वन स्लोप की बात करें tan थीटा की, तो वो dy बाय dx या फिर dx बाय dt, ये हमको निकाल के मिलेगा, है ना, जब हमको उसको एकदम छोटे में तकदीर किए जा रहे हैं तो, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई इंस्टेंटेनियस थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। अभी तो इंस्टेंटेनियस को थोड़ा डीप में जानना है। अब जिनको कैलकुलस के बेसिक फंक्शंस नहीं आते हैं, तो वो मेरे साथ जल्दी से फटाफट कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज में यहाँ फॉर्मूलाज ऑफ किसके, और जिनको ये आता है प्लीज आप आगे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलस, मैं ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या बेसिक फॉर्मूलाज है कैलकुलस के। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, और मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं इसको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सॉरी, इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके लिए आधे आधे घंटे की पूरी पूरी दोनों की सेपरेट वीडियो बनी पड़ी है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन दोनों के फॉर्मूलाज नोट करेंगे। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो होता है जीरो, ठीक है। दूसरा नोट कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर m बाय dx होता है, वो कितना होता है, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। थर्ड होता है आपका d ऑफ दैट इज log x बाय dx, वो होता है वन अपॉन मॉड x। फोर्थ लिखिएगा, d ऑफ dx इंटू ax होता है a टू द पावर x log e, ठीक है। अब मैं फिफ्थ बताऊंगा, d ऑफ dx साइन x का होता है cos x, ठीक है। और बाकी सबका और होता है यहाँ पे d ऑफ dx, d ऑफ cos x का होता है आपका यहाँ पे, किसका, cos x का, यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, छोड़ो, तो ये होता है माइनस साइन x, ठीक है। और d ऑफ tan x बाय dx होता है आपका, इसकी वैल्यू आती है sec स्क्वायर एक्स। बाकी सबका आप खुद डिराइव करके देखना, ठीक है। और या उस वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मूला दिया गया है, अभी जितना आपका यहाँ काम बन जाएगा उतने में मैं आपका निकाल रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रल फंक्शन लिखने से पहले आप लिख लीजिए d ऑफ a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, ये बाय अपॉन dx, ये होता है dA dx प्लस माइनस dB dx प्लस माइनस dc dx, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, d ऑफ a गुणा b, तो d ऑफ a गुणा b आपके पास निकल के आता है a db बाय dx प्लस b dA बटा dx, ये आपके पास निकल के आ गया d इंटू ए। अब d a बाय b कैसे निकलता है, तो ये होता है b dA माइनस ए डी बी रिस्पेक्ट टू dx अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो
एक होता है चेन रूल, जो बताया हुआ है चेन रूल। क्या होती है, अगर कोई भी फंक्शन dy बाय dx है, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन dx बाय dt है कोई, तो इन दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, dx बाय dx इंटू dy बाय dt, ऐसे करके फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, इजिली कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन dy बाय dt है तो उसको हम लोग कोई भी फंक्शन dx बाय dx से मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट डाउन करके निकाल सकते हैं। ये हमारी चेन रूल। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लो फटाफट इस पे। एक x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t² प्लस 80 पाई। ठीक है, क्या निकल के आएगा, तो इसका जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएशन, 3t² इससे बनेगा nx वाला केस, माइनस 8t बनेगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये बन गया। इसका अगेन डबल डिफरेंशिएशन करो तो डबल डिफरेंशिएशन d2x बाय dt2, ये तो dy बाय dx बाय dt था मान लो, इसका ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6t माइनस 8 आ जाएगा ये करके, है ना। तो बस यही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंटीग्रल फंक्शन बताऊं, आप लोगों ने तो पूरी तरीके से भाई साहब हालत खराब कर रखी है, आप वो वीडियोस देख के भी नहीं आते हो। मैं क्या बताऊं, इंटीग्रल फंक्शंस जहां आएगी अब जरूरत वहां पे इंटीग्रल फंक्शन बताऊंगा। ये तो आप लोग बोलोगे स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज एक क्वेश्चन करके। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे इंस्ट हेडिंग इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं, मैं वो बीच में बताऊंगा इसलिए क्योंकि आपकी आदत होती है कि आप वीडियो ना देख करके अपना कवर नहीं करते हो बैकलॉग। एक तो इतना टाइम देता हूँ आप लोगों को, जब सिलेबस भगाना शुरू करूंगा तो फिर आप कैचअप कैसे करोगे। चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गिवन स्पीड। तो लिखेंगे कि क्या होता है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं बोल, इसको देख के छोड़ देंगे कि बेकार लेक्चर, कुछ नहीं समझ में, देखना है सब समझना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है इस सामने प्रेजेंट तो एकदम छोड़ के आराम से मस्ती किए जा रहे हैं। भाई जेई नीट ऐसे नहीं निकलती, डिसिप्लिन से आती। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इसको बोल सकते हो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखो, तो भी इंस्टेंट बोलो या स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दो। तो यहाँ पे अगर हम मान ले ग्राफ प्लॉट करता हूँ पहले, टी और ये एक्स का ग्राफ, ये कोई इस टाइप से जा रहा है। अब यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप क्या करो भाई, स्लोप खींच मतलब टेंजेंट खींच दो। जैसे खींचा, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी टेन थीटा की, जो भी tan थीटा होगा, tan थीटा लेट्स सपोज थीटा 1 ले लेते हैं, वही होगी आपकी dx बाई dt, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही क्या होगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कैसे आगे जाके समझते हैं। डेरिवेटिव फंक्शन सबको पता है, डेरिवेटिव फंक्शंस सबको पता ही होगी, और ये आपकी थी डेरिवेटिव फंक्शन पता है, इंटीग्रल फंक्शंस पता है, तो उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो, और इंटीग्रेशन से हमें एरिया अंडर कर्व मिलता है, तो एरिया की भी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन हो जाए, बोलोगे कहाँ पढ़ाया है, तो अभी जो बताया बस उसी उतने कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। t-3 का होल स्क्वायर मीटर, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, टाइम इन सेकेंड, तो यहां से बोलना है फाइंड दी टाइम at which speed becomes zero, time at which speed
बिकम्स 0, ठीक है, और पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, और पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ठीक है। फटाफट निकालो, तो क्वेश्चन दिया गया है, इजी सा क्वेश्चन है, ये नहीं बनता है तो भाई नालायक। देखो पॉज वॉज करके तुमने सॉल्व कर लिया होगा, मेरे को सॉल्व करने दो। बोल रहा है टी टाइम इन सेकेंड्स है, पोजीशन का फंक्शन आपको दिया गया है कुछ इस टाइप से, बोलता है फाइंड द टाइम एट विच स्पीड बिकम्स 0। कोई ऐसे टाइम पे जब स्पीड जो है वो 0 हो जाते हैं और पार्टिकल रेस्ट पे आ जाते हैं। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ऐसा किया हमने, है ना। तो कोई एक ऐसा टाइम ढूंढिए, ठीक है, कोई ऐसा टाइम ढूंढिए जिसपे ये हो जाते हैं। तो आप बोलोगे जैसे ही आप इस पे टाइम को क्या 0 नहीं, टी पुट कर 3 पुट करोगे, वो फंक्शन क्या बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इसको होल स्क्वायर ओपन करने की जगह अगर आप इसको क्या लोगे, अगर ऐसे मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, t-3 इंटू t-3। अगर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हो तो यहाँ से आपके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे आप जब भी इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आपका जो dx बाई dt जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, जब भी आप इसकी वैल्यू रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, आ गया, ठीक है। चलो अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट से अब स्टार्ट करते हैं। भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह भी मैं बताता, रूट स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह भी मैं बताता, लेकिन अभी उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखो तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं, पर प्लेसमेंट तभी अच्छा लगेगा जब आईआईटी कॉलेज मिलेगी। और कब मिलेगी, जब लेक्चर्स अटेंड करके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेगी। ठीक है, कितनी आसान सी चीज है कि पढ़ाई करके इजीली आप कॉलेज ले सकते हो, तो आपको करना चाहिए, सबसे इजी काम है। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन with respect to इनिशियल पोजीशन, ये क्या आ जाता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि मान लो ये फाइनल पोजीशन है, पी एफ है, ये पी आई था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लो कोई भी एक ये लंबा सा पाथ था, तो ये जो है ये पूरा पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला लेकिन ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है हमारा बोलेंगे एस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि फाइनल पोजीशन से लेकर के इनिशियल पोजीशन तक जा रहा है, जो कि फाइनल पोजीशन से लेकर के इनिशियल पोजीशन तक ये जो वेक्टर जा रहा है वही क्या है हमारा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं रैट है, आई होप आपको रैट दिख रहा होगा, मान लेते हैं इसकी मूछें भी है, ये देखो यहाँ पे ये रैट है, यहाँ से ये इस टाइप से लाइन करते हुए यहाँ तक गया और यहाँ तक आया, तो ये तो इसकी फाइनल पोजीशन, ये तो पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसका डिस्टेंस हो गई, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फाइनल से लेकर के इनिशियल पोजीशन तक जो भी वेक्टर बन रहा है पोजीशन वेक्टर, वही उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और आगे लिखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये डायरेक्शन होता है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल। इसका जो डायरेक्शन होता है, लिखने वाली बात है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। देखो मैंने भी उसको वैसे ही ड्रॉ किया है, इनिशियल टू फाइनल की तरफ इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है भाई, वेक्टर
क्वांटिटी है। क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कौन सी क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट्स क्या क्या हो जाएगा? यूनिट्स हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर, फुट, है ना, एंगस्ट्रॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला L1 m0 और T0। ठीक है। मान लो अब यहाँ पे एक चीज है। ओके, तो मैं मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, xy1 z1 है। यहाँ के x2 y2 z2 है कोऑर्डिनेट्स। तो आपसे बोला गया है कि ए बी डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ये फाइंड करके दीजिए जरा। तो आप इजीली बोल दोगे कि देखिए सर, बात बस इतनी सिंपल है कि आर ए बी या आर बी ए कैसे निकलेगा। तो आप बोलोगे आर बी माइनस आर ए से फाइनल टू इनिशियल या इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो ये कैसे निकल जाएगा? एक्स टू आई कैप प्लस फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू वाई वन जे कैप प्लस एक्स वाई जेड वन जेड है ये जेड वन के कैप। ये जैसे ही सॉल्व हो गई ये आपको निकाल के दे देगी डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब जैसे ही आप इसको खोलोगे तो ये आपको निकलेगी मिलेगी आर बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मैग्नीट्यूड ले लिया वेक्टर से प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। जैसे ये आ गया आपके पास, ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन और यहां से ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। तो इतने को जो सॉल्व करके हमको मिला डिस्प्लेसमेंट वो क्या आया? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू। ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? आर कैप बी ए या फिर ए बी कैप के अलॉन्ग होगा इसका, ये इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा। चलो, तो आई होप आप सबको पता चल गया है। ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि अगर मान ले ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी, डी से इस टाइप से, तो ये से यहाँ तक फाइनल तक पहुंचे, ये मान लो कि इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन तो अच्छे मिले हैं मुझे, यानी मैं देता हूं आप लोगों को a particle covers 30 मीटर। एक पार्टिकल है कवर करता है 30 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट में 30 मीटर को कवर करता है। देन टर्न्स perpendicular to left, then again covers 40 meter, then again कवर कितना करता है? 40 मीटर को। देन फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको मैं बोलता हूं देन फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको यहाँ पे निकालना है। मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन।
परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। उफ यार, प्लीज 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 ये ठीक हो जाए। ओ ओ छोड़ो। 30 मीटर इन 30 मीटर इन ईस्ट ईस्ट then turns to left and then again covers 40 meter, then find find है ना, find its net displacement। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन पूरा हो गया, इसको सॉल्व करो जरा। जितना कंसेप्ट बताया बस उसी के अंदर का है क्वेश्चन, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो लोकस वगैरह तो मैं पढ़ाने का सोच रहा हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह छोड़ो। रिलेटिव वेलोसिटी पे फिर आएंगे हम लोग। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक में। ठीक है, वीडियो नहीं ये क्लास चल रही है, चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो। शेप्स, ठीक है, और इसमें ये नहीं चाहिए मुझे। देखो भाई साहब, नहीं समझ में आया जिनको, सबसे पहले तो पार्टिकल कवर्स 30 मीटर इन ईस्ट, इधर ईस्ट। ठीक है, ये इस साइड ईस्ट होता है। फिर 40 किलोमीटर इन नॉर्थ, 40 किलोमीटर टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट चलने के बाद ये क्या होता है, नॉर्थ में ये कितना बनाता है। अब तो ये कितना आप बोलोगे, नॉर्थ में पता ही नहीं था, तो लेफ्ट टर्न करके किधर जाएगा, आप ही बताओ, नॉर्थ में। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट टू फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल होता है हमेशा। तो सॉल्व कीजिए इसको। ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, ये 50 मीटर आएगा। पाइथागोरस लगाना आता ही होगा बच्चों को, तो आई होप सो कि मुझे सिखाना ना पड़े। पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, करके देख लो। सॉल्व होता है तो 50 आंसर आएगा इसका, और इतना बेसिक मैं नहीं बताता। अरे हाँ, कुछ और भी पूछा था ना कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा निकाल दो ना। tan अल्फा क्या होता है, 40/30, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। बस, अगर इतना भी आपको पता होगा कि tan इनवर्स 4/3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 53 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 53 डिग्री। चलो, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि जो ईस्ट 53 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये आप ऐसा बोल दोगे कि इधर इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे करे क्या, तो आई होप कि हमें करना चाहिए क्वेश्चन, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अच्छी अच्छी दिमाग हमारी खुलेगी उतनी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अ पॉइंट मास कवर्स 30 मीटर इन नॉर्थ, लिखेंगे अ पॉइंट मास कवर्स 30 मीटर इन नॉर्थ। ज्यादातर मैं क्वेश्चन फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। ठीक है, देन इट टर्न्स परपेंडिकुलर राइट, देन इट टर्न्स किधर, परपेंडिकुलर राइट एंड covers 20 meter, finally it covers, finally it covers 30√2 meter in southwest, find its net displacement। okay, find its net displacement। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। अब देखो गड़बड़ होने से पहले पूरा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। यहाँ गड़बड़ वैसे इस बार कुछ नहीं होगी। आप बोलोगे हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो होती है। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जनरली हमारा क्या होता है ना, कि हम लोग ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख करके, क्वेश्चन लिख करके और कॉन्सेप्ट समझा के चला जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जहाँ पे भी मैं 5-10 मिनट लिख करके आपको कॉन्सेप्ट जहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे से, वहाँ पे आप फोकस होकर सुनिए उस बातों को, तब आप उनको कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी फिर सॉल्व आप करना, फिर मुझे बताना कि ये आपसे हुआ कि नहीं। 100% हो जाएगा। अ पॉइंट मास कवर्स 30 मीटर इन नॉर्थ। तो आपको सबसे पहले एक मास दिमाग में इमेजिन करना है। और मैंने आपको जैसा बताया था कि यहाँ पे हम सब चीज को जनरली पॉइंट मास लेके चलते। तो एक पॉइंट मास है जो कि 30 मीटर नॉर्थ में कवर करता है, ठीक है। देन इट टर्न्स परपेंडिकुलर राइट, ये परपेंडिकुलर राइट टर्न करता है और कवर करता है 20 मीटर्स। फिर 20 मीटर्स किधर करता है, परपेंडिकुलर राइट लेता है। यानी कि नॉर्थ में जा रहा था, परपेंडिकुलर राइट लेता है, ठीक है। फिर कवर करता है 20 मीटर। देन फाइनली इट कवर 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो ये डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे ये 30√2 जो है इतना कवर कर रहा है, ठीक है। फाइंड इट नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे करके नेट डिस्प्लेसमेंट तक आना है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, और फिर वो आप से सॉल्व हो जाएगी। अगर जिनसे अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है वो ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, ठीक है। कि एक पॉइंट मास है जो कि कवर कर रहा है 30 मीटर, ठीक है। देखो देखो नालायको, देखो ये डायरेक्शंस में ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर ये भी नहीं आती है तो फिर भाई जॉर्ड है आप लोगों, ठीक है। ये इधर कवर किया कुछ 30 मीटर, परपेंडिकुलर राइट लेकर के इधर 20 मीटर किया। आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर राइट इधर ही होता है इसका, ठीक है। 30 मीटर, फिर ये 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कवर करता है। ये ओरिजिन से एक्चुअली पास नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, जनरली आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा कितना 30 मीटर, और ये 30√2 है, तो इस ट्राइंगल में पूरा 30√2 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से पहले लिखिए कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर इन वेस्ट होगा। अब ये 10 मीटर इन वेस्ट कैसे होगा, तो देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कैसे होगा वेस्ट में, ये 30√2 है, ठीक है। ऑफकोर्स बीच का एंगल 45 डिग्री रहा होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री रहा होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री रहा होगा, है ना। ये 45, ये 45, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 10 मीटर हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा, ये 10√2 मीटर हो गया होगा। तो डी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30 मीटर आई कैप प्लस 20 मीटर आई कैप, ठीक है, आई कैप। और क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 30 मीटर माइनस ऑफ आई कैप और प्लस ऑफ 30 मीटर माइनस ऑफ जे कैप। ऐसे जैसे इसको लिखोगे ये फाइनली आपके पास 10 मीटर माइनस का आई कैप। अगर ये वही नहीं भी समझना चाहते तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। तो कहाँ पे, इन वेस्ट में आ रहे, ठीक है। तो आप वेक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके वेक्टोरियल फॉर्म में इसको इजिली आप लिख पाओगे। देखो उसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मुझे पता नहीं समझ में आया। ये देखो इसको इधर पुट ऑन करो, वेक्टर्स ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। जैसे ही वेक्टर्स तुमने ड्रॉ कर दिया आपको खेल खत्म। ये आपको दिया गया है 30√2, ठीक है। और इधर दिया ये 30√2, ये 30
√2 मीटर, ठीक है। तो ये 30√2 cos 45 में चेंज करो इसको किस में चेंज करो, 30√2 sin 45 में चेंज करो, क्योंकि ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। किसी के बीच का एंगल अगर √2 के हिसाब से जा रहा है तो वो पका के कितना लगता है 45 डिग्री। दोनों साइड अगर 30-30 है तो देखो चेक कर लो इधर से, चाहो तो 30-30 ही होगा, ये 30, ये 20 और 30 हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये 30√2, ठीक है। चलो तो ये 30 जैसे वैल्यूज पुट करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 30, ये 30 और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये भी 30 निकल के आ जाएगा। तो आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। समझ में नहीं आया है अगर जनरली, देखो क्या है ना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, समझो। डी नेट हमको निकालना है, डी नेट निकालने के लिए मैं 30 मीटर आई कैप में जा रहा है, 20 आई कैप में जा रहा है, ये भी आई कैप में, सॉरी 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 30 मीटर ये जे कैप में जा रहा है, यहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी है, सही किया मैंने अभी देख करके, ये 20 मीटर आई कैप में जा रहा है, ठीक है। फिर 30 मीटर जैसे ही मैंने इसको कंपोनेंट्स को ब्रेकअप किया, इस कंपोनेंट्स इसको ब्रेकअप किया, ठीक है, तो ये 30 मीटर ये आई कैप में, देखो ब्रेक करने के बाद 30 आई कैप और 30 जे कैप में जा रहा था, तो बस उतना किया, और निगेटिव में जा रहा था निगेटिव पुट किया, और जो फाइनल वैल्यू निकल के आ गई 10 मीटर माइनस आई कैप वेस्ट डायरेक्शन में, अपना फाइनल आंसर निकल के। नहीं समझ में आया, फिर से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी अप्लाई होता है। देखो समझने की एक बार कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा मैंने पिक्टोरियल फॉर्म बनाया इस पूरे क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे डी नेट निकालना था, तो डी नेट को मैंने क्या माना कि ये इधर इतना जा रहा है, इधर इतना जा रहा है। अब ये जो आया इसको मैंने आई कैप जी कैप में तोड़ लिया, अब जैसे ही आई कैप जी कैप में तोड़ लिया, उसको ऐड करके सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया वो भी आ गया। अब वो कहाँ सॉल्व किया है भाई, आई कैप जी कैप में तोड़ना तो आता ही होगा, तोड़ू है सर हम पहले से, तो ये हो गया हमारा। समझ में आया या अभी भी नहीं आया मुझे बताना थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो आगे जाने से पहले, तो और कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। आ साइक्लिस्ट मूव्स 30 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, 30 मीटर इन ईस्ट 37 डिग्री नॉर्थ, देन ही turns perpendicular left and covers 40 meter, finally turns 98 degree anti-clockwise and covers 40√2 meter. Find his next displacement. Find his or her net displacement. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जरा, देखते हैं कैलिबर की उस क्वेश्चन से अकल आई है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आई है तो कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हवा बना के रखा है पूरे चैप्टर पर। ठीक है, इसके बाद मैं जनरली एक कैरम का क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन छोड़ो वो नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, स्किप कर रहा हूँ मैं वो। और आज कहाँ चलेंगे इसके बाद देखने दो मुझे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन से पहले हम लोग कहीं पे तो जाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पे चलेंगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी पे चलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। हो गया क्या, चलो करते हैं क्वेश्चन को, या क्या करूं होमवर्क दे दूं आगे को, आगे वाले सेशन में इसको डिस्कस कर दूंगा। फिर बोलोगे सर आप होमवर्क, होमवर्क का अगर आंसर कमेंट में कर सकते हो तो कर देना। ठीक है,
कमेंट करना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, यहाँ पे लिख लो बड़ा बड़ा होमवर्क, इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है लिख लो, अगर ना डिस्कस, आंसर जो आएगा वो 10√17 मीटर होगा और वेस्टवर्ड डायरेक्शन 14 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका। समझ में आया? समझ में आया है तो